आज 11th का एक टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम लोग। यानी जो 11th में हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 11th के स्टूडेंट्स भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मीन्स जो 10th का हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बच्चे तो 11th में आ ही चुके होंगे। बहुत सारे बच्चों को अपना रिजल्ट भी पता होगा, क्योंकि हर इंसान जब परीक्षा दे करके आता है तो उसे अपना पूरा आभास होता है कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। तो हर स्कूल में भी ऑनलाइन टीचिंग या जैसा भी है, लोग 11th के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने आज एक टॉपिक डिस्कस किया है स्टेट ऑफ मैटर में। स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया है कि मैटर में 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि मैटर को 3 फॉर्म में देखा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बाद भी 2 स्टेट्स हैं, एक प्लाज्मा स्टेट के नाम से जाना गया है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट भी बोला गया है, बोस। और ये जो दोनों स्टेट हैं, ये इतने कम स्टडी है इनकी, जिनकी बहुत ज़्यादा स्टडी अभी तक नहीं हो पाई है, जिनके बारे में रिसर्च चल रही है कि इन स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो उनके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है। मेनली 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसको आपको 9th-10th में पढ़ाया जाता है। इसी स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक में जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 3 लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, ये हम बात करेंगे आज। तो हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है, एक तो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो पहला टॉपिक हमारा है बॉयल्स लॉ। क्या होता है बॉयल्स लॉ? इस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि किसी भी गैस का एक डेफिनेट वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो। यानी वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर V इज इक्वल टू K, कांस्टेंट लगा दीजिए 1/P, या PV इज इक्वल टू हो जाता है K कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ कहता है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब दूसरी बात, अगर प्रेशर P1 से P2 बन जाए, वॉल्यूम V1 से V2 बन जाए, तो इक्वेशन बनेगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी कि ये इक्वेशन अब आपको मदद करेगी किसमें? न्यूमेरिकल्स में। तो ध्यान रखिएगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये बॉयल्स लॉ की इक्वेशन कहलाती है, जब प्रेशर P1 से P2 में कन्वर्ट हो रहा हो और टेम्परेचर वॉल्यूम V1 से V2, लेकिन टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट। अगर ग्राफ की भी बात कर ले तो ग्राफ क्या होगा? यहां पर अगर हम वॉल्यूम ले लेते हैं लीटर में या DM³ में ले लीजिए, यहाँ प्रेशर ATM में ले लीजिएगा। अब ये बताइए कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, यानी ग्राफ ऐसा आना चाहिए। वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। और अगर आप 1/B के टर्म में ग्राफ देना चाहते हैं तो 1/B के टर्म में ग्राफ हो जाएगा, यानी डायरेक्टली, यानी यूं चलेगा। प्रेशर बढ़ाया तो 1/B भी बढ़ा। देखो प्रेशर बढ़ाया तो 1/P को अगर आप इधर लाइए, ये P इधर लाइए और B इधर लाइए, तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाएगा पूरा फैक्टर, अदरवाइज तो इनवर्सली में है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से आपको लाइन मिलेगी। अब यहाँ पर टेम्परेचर सपोज कर लो T1 पे ये लाइन मिल जाती है, T2 पे आपको ये लाइन मिल जाती है, और T3 पे आपको ये लाइन मिल जाती है। यहाँ T1, T2, T3 जो है वो टेम्परेचर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज थी आपकी बॉयल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? क्या होता है चार्ल्स लॉ? ये भी आपको मैं बता देता हूं। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब करेंगे तो K कांस्टेंट लगा देना, T यहाँ पर आ जाएगा, और नीचे जो कंडीशन होगी वो यही होगी कि वॉल्यूम V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट K, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो जो है वो कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। इसका भी अगर वॉल्यूम B1 से B2 हो रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, तो टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2।
T2, ये वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ये भी न्यूमेरिकल में मदद करेगी। यहां पर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ग्राफ भी खींचना चाहें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ सीधा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से खींच सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको चार्ल्स लॉ। लेकिन जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर जो होगा ये केल्विन में काउंट करिएगा, और डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन आपको कन्वर्ट करना है तो 273.15 जोड़ देना, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और केल्विन से अगर आपको वापस डिग्री सेल्सियस में आना है तो आप माइनस कर दीजिएगा 273.15, वापस आ जाएंगे आप। तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लीजिएगा, इस बात का आपको इस लॉ में ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के बाद आता है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ, अब ये एवोगैड्रोज लॉ कहता क्या है? एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम इक्वल है एट ए सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी फिक्स होंगे। ये एवोगैड्रो लॉ कहता है। तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ ए गिवन mass is directly proportional to the number of the molecules at the given conditions of temperature and pressure। तो वॉल्यूम ये हो जाएगा, तो V is equal to K into N कर दीजिए, V upon N is equal to K constant, तो V1 upon N1 is equal to V2 upon N2 हो जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है एवोगैड्रो लॉ की। अब इन तीनों लॉ को पढ़ने के बाद हमारा जो मेन मकसद था, क्या पढ़ना था? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? जानते हैं आप आइडियल का मतलब क्या होता है? आप किसी को अगर अपना आइडियल मानते हैं तो मतलब है उसकी कंडीशंस को ओबे करते हैं, उसके रास्ते पे चलना चाहते हैं, उस जैसा बनना चाहते हैं, ये कहलाता है आइडियल का मीनिंग। उसी तरीके से ये एक ऐसी इमेजिनरी गैस है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को हर कंडीशंस में ओबे करने की कोशिश करती है। तो आइडियल गैस वो गैस होती है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ को हर कंडीशन में एट ए सर्टेन कंडीशन में यानी कि ओबे करने की कोशिश करती है, तो वो कहलाती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन तीनों लॉ से डराइव कैसे हो जाती है, कैसे निकाल लेते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, बोला ध्यान से देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अभी आपने पढ़ा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपने भी पढ़ा। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी पढ़ा आपने। तीसरा पढ़ा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, सर्टेन गैस एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीनों इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए, तीनों को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करिए तीनों को, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, तो हो जाता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा? N और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यहां कांस्टेंट लगा दीजिए तो V इज इक्वल टू R N T अपॉन P, इसको लिख सकते हैं आप। यहां देखिएगा ध्यान से, P इधर ले जाइए तो PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में अगर n की वैल्यू 1 मोल रख दें, 1 मोल ले लें, तो PV इज इक्वल टू हो जाता है RT। ये ऐसे भी लिखी जाती है। यहां पर R क्या है? यहां पर R है गैस कांस्टेंट, यानी अगर R को देखोगे तो R कहलाता है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है R की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या वैल्यू है R की, ध्यान दीजिएगा। R की वैल्यू मैं यहां आपको इंडिकेट करता हूं। R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये एटमॉस्फेयर में है तो ये 0.0821, और अगर 0.0831 लिख दिया जाए तो यहां लीटर बार पर केल्विन पर मोल में यूनिट आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो जब भी प्रेशर
प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हो तो ये वैल्यू रखिएगा, प्रेशर बार में दिया हो तो दूसरी वैल्यू रखिएगा। तो ये हो गई आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। खूब प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसको। और इसी से आती है एक जनरल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन कैसे डराइव होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं PV इज इक्वल टू एनआरटी होती है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू एनआरटी। अगर यहां पर n और r को नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 1 रख दो तो PV इज इक्वल टू हो जाता है RT। R हो गया आपका कांस्टेंट, आप जानते हैं R कांस्टेंट हो गया। अगर प्रेशर P1 से P2 हो जाए, वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। अगर प्रेशर P1 से P2 होगा तो वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। तो एक दो इक्वेशन बन जाएंगी, P1 V1 इज इक्वल टू R T1, और दूसरी बन जाए, इसे और करके लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू R, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी P2 V2 इज इक्वल टू N R, n की वैल्यू तो 1 रख ही चुके हैं, R T2 इधर ले आइए, P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू R। दोनों इक्वेशन कंबाइन कर दीजिए तो P1 B1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 B2 अपॉन T2। ये कहलाती है कंबाइनिंग गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है, सिंपल गैस इक्वेशन कहलाती है। तो इसको आप पढ़िएगा। मैंने आपको बता दिया कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं, तीनों लॉ आपको समझा दिए कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। तीनों की मदद से आइडियल गैस इक्वेशन कैसे निकाली जाती है और उसी से जनरल गैस इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। ये कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन और ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस क्या होती है ये भी मैंने आपको पूरा समझाया है। तो 11th के बच्चे ये सभी वीडियो मेरी देख करके ध्यान से बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आपकी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। तो मेरे साथ बने रहिए, अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करते रहिए, और मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।